लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिए। प्रशांत किशोर ने आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप लगाया। सायन कुणाल ने विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिए। अब खबरें विस्तार से। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिए। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि एक बड़ा वर्ग वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है। जो मुसलमान को भ्रमित कर वोट बैंक बनाने की फिराक में रहते हैं, उन्हें ये रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर राजद की दोहरी नीति को देखकर उनसे हटने लगे हैं। राष्ट्रधर्मी मुसलमानों पर सबकी नजर रहती है, लेकिन इसकी आड़ में अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले इस समुदाय को बरगलाने से बाज नहीं आते। अल्पसंख्यकों का बड़ा वर्ग वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में है, लेकिन यह उन नेताओं को रास नहीं आ रहा जो मुसलमानों को भरमा कर अपना वोट बैंक बनाने की फिराक में रहते हैं। राजद का M22 समीकरण कब का टूट चुका है। मुस्लिम वोटर राजद की दोहरी नीति को देख उनसे छिटकने लगे हैं। इससे उनमें बेचैनी छाई हुई है। बिल के विरोध में तेजस्वी यादव का शामिल होना यही बताता है, जबकि धरना में शामिल मुसलमानों को पता ही नहीं कि विधेयक क्या है। देश के निर्माण और विकास में APJ अब्दुल कलाम सहित कई ख्याति वाले लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई राज्यों में राज्यपाल भी इसी कौम से है। इसीलिए एनडीए अथवा भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने का प्रचार झूठ के अलावा कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव में भी दिख जाएगा कि राजद के साथ कितने मुस्लिम वोटर हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति और चुनावी लाभ के लिए समाज में जातियों का वर्गीकरण किए हैं। संविधान के अनुसार राज्य सरकार सिर्फ OBC, अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची के नाम प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन दर्जा देना है या नहीं, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। उस जाति से उसी प्रोपोर्शन में योग्य लोगों को निकालकर उनको भागीदारी दी जाएगी। इसमें सभी समाज शामिल हैं। आपने जो 5 समाज की बात कही, उसको लेकर मैं जरूर टिप्पणी करना चाहता हूं। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति का एक हिस्सा रहा है जातियों का वर्गीकरण चेंज करना। एनेक्सर 1 को एनेक्सर 2 में डालो, 2 को 1 में डालो, 1 को SC बना दो। उसी के तहत एनेक्सर 1 में आने वाली कुछ जातियों को, जिसको 5 समाज के नाम से SC का दर्जा दिया गया। ये सही बात नहीं है, ऐसा दावा किया गया, क्योंकि जातियों का ये जो दर्जा चेंज होता है, कैटेगरी चेंज होती है, इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। राज्य सरकार उसको प्रस्तावित कर सकता है, उसको स्वीकार करने का पावर केंद्र सरकार को है। जैसा आपने देखा होगा बिहार में लोहारों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। नीतीश कुमार ने वोट लेने के लिए यहां से कह दिया कि हमने 5 समाज को SC का दर्जा दे दिया। केंद्र के सामने ना उसके पक्ष में साक्ष्य रखा, ना उस केस की पैरवी की। नतीजा क्या हुआ? जैसे लोहार को ST बनाया गया था और वापस EBC बना दिया गया, उसी तरह 5 समाज के लोगों को SC से हटाकर वापस EBC बना दिया गया। तो एक विशुद्ध तौर पर शॉर्ट टर्म राजनीतिक गेन के लिए नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने इन जातियों को ठगा है, और इसीलिए ये जातियां
आंदोलित है और हम लोग इसके विरोध में हैं। जातियों का जो वर्गीकरण जो चेंज होता है, जो ओरिजिनल एनेक्सर 1 था जो कर्पूरी जी का था और जो आज एनेक्सर 1 है, उसमें करीब करीब 23 नई जातियां जोड़ दी गई हैं। और ये नीतीश कुमार हमेशा ऐसा करते रहे। जब उनको राजनीतिक सुविधा होती है वो किसी एनेक्सर 2 को उठाकर एनेक्सर 1 में डालने की बात करते हैं। कई बार उन्होंने एनेक्सर 1 की जाति को SC या ST बनाने की कोशिश किया। तो जब आप एनेक्सर बदलते हैं, एनेक्सर 2 को एनेक्सर 1 में डालते हैं, वो तो राज्य सरकार का मामला है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप SC को, EBC को या OBC को SC या ST के दर्जे में डालोगे तो केंद्र से उसका अनुमोदन निश्चित जरूरी है, वो नहीं करा पाए। इसीलिए लोहार के केस में जिसको ST बनाया गया था फिर से EBC बना दिया गया, कई बच्चों का नौकरी चला गया, लोग परेशान हुए। उसी तरह से 5 समाज को भी इन्होंने कहा कि हमने SC बना दिया, लोग पंचायती राज का चुनाव SC रिजर्व सीटों पर लड़े और वो सब चीज बर्बाद हो गया क्योंकि केंद्र सरकार के साथ। किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल मोतिहारी के केसरिया के कैथवलिया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने बन रहे विश्व के सबसे बड़े और ऊंचे विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अपने पिता को लेकर कहा कि व्यक्ति भले ही जिंदा नहीं रहता है, लेकिन उनकी सोच, आदर्श और मार्गदर्शन हमेशा जिंदा रहते हैं। जो भी पहले इसका कास्टिंग कीजिए, रोड वाला भी आगे बात बढ़ाइए। अभी कार्य एकदम अपने गति पे है और हम लोग का मानना है कि 6 महीने में जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। 3 महीने में वहाँ पर उसका काम पूरा हो जाएगा और क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो यहाँ आने में 3 महीने ट्रांसपोर्टेशन में लगेंगे। तो उसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर लेनी है 6 महीने के अंदर। सबसे पहले उसको तैयार कर लेना है और सब लोगों को बताते हुए अत्यंत खुशी है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वह भी चाहते हैं कि पिताजी का जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो और जल्द से जल्द यहाँ मंदिर का जो निर्माण हो वो दिखने लगे। जैसे ही शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर हो जाएगी वैसे ही एक आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। कि आप लोग सब जानते ही हैं कि ये राम जानकी जो पथ है, जो भारत सरकार की योजना है अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने की, उस पर अवस्थित है। और यहाँ पर जब शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी तो मेरा मानना है कि लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ अपनी श्रद्धा से आते रहेंगे और साथ ही साथ मंदिर का निर्माण कार्य भी चलता रहेगा। जमीन का कार्य पूरा हो गया? ज़मीन तो लगभग पूरा है। ज़मीन आप तो देख ही रहे, मंदिर में नित्य दिन काम हो ही रहा है। ज़मीन लगभग पर्याप्त मात्रा में है। काम का रफ्तार वही है जो पहले था? जी, काम का रफ्तार वैसे ही चल रहा है। बीच बीच में कुछ समस्याएं आती हैं लेकिन वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो समस्या आती है वही रहती है। कुणाल साहब जो प्लान किए थे सर, वो वहीं सेम रहेगा कि उसमें कुछ कटौती नहीं रहने का? कोई चेंजेस नहीं होगा। जो उनका सपना था वो उसी तरह पूरा होगा क्योंकि व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी सोच रहती है, उनका मार्गदर्शन रहता है और उसी मार्गदर्शन पर हम लोग सब उनके सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करते रहेंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। कब तक पूजन हो जाने के चांस है? पूरा मंदिर का तो बहुत बड़े आकार में है। धीरे धीरे फेज़ वाइज स्टार्ट करना है। पहले शिवलिंग जो है वो 6 महीने 1 साल के अंदर शुरू कर लेना है, जो उसका स्ट्रक्चर भी लगभग तैयार हो जाएगा तब तक। फिर बाकी मंदिर भी धीरे धीरे। शिवलिंग कब तक, जो महाबलिपुरम से शिवलिंग आने वाली थी वो शिवलिंग कब तक यहाँ आएगी सर? मुझे लगता है 8 महीने में वो शिवलिंग आ जाएगी यहाँ जी, क्योंकि उसके लिए और भी रोड पे कंस्ट्रक्शन करवाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार को हम लोगों ने लिखा है क्योंकि कुछ रोड उतनी चौड़ी नहीं है जिसमें वो ट्रक आ पाए जो वो शिवलिंग को लेकर आने वाला है। वो काम भी धीरे धीरे चालू होगा और धीरे धीरे फिर आ जाएगा वो। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां एक रेस्टोरेंट पर हाफ प्लेट पनीर चिल्ली को लेकर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। बताया गया कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पर जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत थी कि हाफ प्लेट पनीर चिल्ली खाने के बाद उनका पेट खराब हो गया, जिससे उन्हें अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा। रेस्टोरेंट के मालिक रामेश्वर शाह ने मामले को पारिवारिक या राजनीतिक विरोधियों के द्वारा षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि छवि बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। कहना है कि पनीर चिल्ली खाते ही मेरा 1 घंटे में तबीयत ख़राब हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, पानी चढ़ने लगा, ये मतलब बहुत सारा बात बोले उन्होंने।
आरोप लगाया हम पर। उस जिस समय वो केस के उसके अगले महीने मेरे घर में बेटी की शादी थी। शायद हम एक डेट पे नहीं जा पाए, लेकिन नेक्स्ट डेट पे मेरा वकील के माध्यम से अपना जवाब दिया। उसका ये प्रूफ है, ये 16/1 में एक डेट पड़ा था, वहाँ हमने दिया। हमारे वकील साहब ने लिखा जवाब में कि जिस दिन वो पनीर चिली लिए उसके तुरंत बाद हाफ प्लेट, 1 प्लेट, 1.5 प्लेट करके करीब 10-12 कस्टमर हमारे खाएं, जिसका ये बिल है मेरे पास। किसी कस्टमर का कोई शिकायत नहीं है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लहरियागंज पॉलिटेक्निक के पास दीपक शाह नाम के चाय दुकानदार को बेखौफ अपराधियों ने 2 गोली मार दिया। इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में 2 युवकों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर नगर थाना पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2025 को शाम करीब 9 बजे टाउन थाना को सूचना मिली कि 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और एक पक्ष घायल जो है वो हॉस्पिटल में है। सूचना के आधार पर थाना वहाँ पहुँचा तो ये स्पष्ट हुआ कि 2 लड़कों ने आपस में मारपीट किया और एक दूसरे को चाकू से हमला किया। इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, जिनको हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था। फिर बाद में उनको रेफर किया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता के बयान के आधार पर FIR दर्ज किया गया। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी उनके साथ उनके सहयोगी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उन्हें क्रियागत चीज़ों को पूरा करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मधुबनी जिले के हरलाकी थाना क्षेत्र की पुलिस ने हत्या मामले में 24 घंटे के अंदर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फुलहर गांव के महेंद्र सदा और देवेंद्र यादव के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.